हाँ जी, लास्ट हमने बात की थी एजुकेशन साइकोलॉजी में, और इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात की कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो बेसिक हमने जान लिया है कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग हुआ एक विषय है जो 1879 में हमारा अस्तित्व में आया, और दो शब्दों का मिश्रण है, साइकी प्लस लोगोस, जिसका अर्थ होता है आत्मा प्लस अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय क्या मान लिया गया, मनोविज्ञान। लेकिन समय के अनुसार जो है इसकी विचारधाराएं चेंज होती रही, यानी इस विषय को स्वीकार नहीं किया गया लंबे समय तक। कभी इसने आत्मा को अपनाया तो कभी मन को। और आत्मा को त्यागने का या आत्मा को छोड़ने के पीछे जो तर्क दिया गया वो ये था कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे शरीर में कहाँ उसका निवास स्थान है उसका नहीं पता है, और फिर कैसे इसका मापन किया जाए ये भी नहीं हो सकता संभव। और ये एक क्या था, आत्मनिष्ठ एक विषय था जिस पर अनेक व्यक्तियों की अलग सहमति थी। अब इसके बाद हम बात करें, हमने मन को स्वीकार किया, मन में भी यही समस्याएं उत्पन्न हुई कि किसी ने उसको तर्क करने की क्षमता माना, तो किसी ने याद करने की क्षमता माना, किसी ने बुद्धि की क्षमता माना, किसी ने समस्या समाधान की क्षमता माना उसको। और मन को भी जो है वो इस तरह से साइंटिफिकली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। यानी हम चाहते थे कि मनोविज्ञान का क्या हो, एक वैज्ञानिक विषय वस्तु हो, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट मैटर हो उसका, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी बात। अंततः वो बनी हमारी किसके साथ, व्यवहार के। यानी जब मनोविज्ञान ने किसको अपना लिया, व्यवहार को अपनाया, यानी फिर बाद में क्या बना, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखो हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यवहार वो हमारा वैक्यूम में नहीं होता, वैक्यूम यानी ऐसे खाली में नहीं होता है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी जीवित प्राणी तभी व्यवहार करेगा जब वहां पर कोई ना कोई चीज उसको स्टिमुलेट करे। आपने भी देखा होगा, साइंस आपने पढ़ी होगी, एक्शन रिएक्शन का नियम आपने पढ़ा होगा। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान एक तो जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। अभी मान लो ये कुर्सी और मेज क्या व्यवहार करेंगी, आपने यहां पर इनको डाल दिया, ये हो सकता है सदियों तक ऐसी ही पड़ी रहे, अपने आप से तो कोई मूवमेंट नहीं करेंगी ना। लेकिन यदि मान लो आज कोई आपको इस क्लास में रोक के चला जाए, फिर क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे शांत भाव से? नहीं, आप में बहुत सारे व्यवहार घटित होंगे। तो हमें यह ध्यान में रखना है, एक तो मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का अध्ययन है, दूसरा उसके व्यवहार का अध्ययन। यानी व्यवहार इसलिए चुना क्योंकि उसको देखा जा सकता था, उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब एक बच्चा मान लीजिए दिन रात पढ़ता है, तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं ना कि ये बड़ा मेहनती है, पेपर पास कर लेगा। एक बच्चे को हमने देखा कि हर कार्य में वो दूसरों से आगे है, तो हम कहेंगे ये जल्दी से विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अभी जैसे मान लीजिए भारत जिस गति से इसमें बदलाव आ रहे हैं या आगे बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद ये कहां पर स्टैंड करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर थे उस पर ज्यादा फोकस किया गया। तो यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो स्कूल्स आए उनका क्या महत्व था। हाँ जी, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, संरचनावाद की, स्ट्रक्चरलिज्म की। और स्ट्रक्चरलिज्म इस बात पर जोर देता था, अगर आपको किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करना है, या अगर मान लीजिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु हमें चुननी है, तो वहां पर कॉन्शियसनेस उसका विषय वस्तु हो सकती है। और कॉन्शियसनेस में भी यहां पर जो मेथड उसने यूज किया वो क्या था, इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन यहां पर ये उस कॉन्शियस माइंड की, उस चेतन मन के किस पर, संरचना पर जोर देते थे, उसकी स्ट्रक्चर पर जोर देते थे। यानी एक तो हमें ध्यान रखना है, संरचनावादी ये माइंड की स्ट्रक्चर पर जोर देते थे, यानी हमारा माइंड किन तत्वों से मिलकर बना है। और इसमें मुख्यतः 3 चीजों को उसने शामिल भी किया। 3 चीजें कौन सी थी इसमें, सेंसेशन, संवेदना, इसमें दूसरी चीज इमेज, और तीसरी चीज क्या थी, फीलिंग। यानी इन 3 चीजों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा संरचनावाद तैयार होता है। तो यहां पर इसने माइंड के स्ट्रक्चर पर जोर दिया, लेकिन इसके यहां पर अपोजिट में जो विचारधारा आई वो कौन सी थी, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। और इसने मन के कार्यों पर जोर दिया, यानी एक प्राणी किस तरह से अपने वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है, किस तरह से वो एडजस्ट होता है, इस बात पर इन्होंने जोर देना शुरू किया। यहां पर मैंने बात की थी कि विलियम वुंट जो है इसके संस्थापक रहे, फाउंडर रहे थे। उन्हीं के विचारों पर जो है ये स्कूल फला फूला आगे बढ़ा, जिसमें ईबी टिश्नर या और अनेक व्यक्ति शामिल हुए। लेकिन यहां पर फंक्शनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत मानी जाती है अमेरिका से। अमेरिका में शिकागो स्कूल आपने सुना होगा। जिस तरह से यहां पर आप लिप्जिंग को देख रहे हैं, क्योंकि लिप्जिंग जो है
वो आप कह सकते हैं जैसे आपने इस्लाम में मक्का को सुना हो ना, उसी तरह से साइकोलॉजी में लिपजिंग विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन, और वहीं पर क्या बनी हमारी लैब, है ना, वहीं पर लेबोरेटरी स्थापित हुई थी, और वहीं से यह माना जाता है कि इसमें वैज्ञानिक विचारधारा आई। यहां शिकागो स्कूल में विलियम जेम्स थे, और जेम्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जेम्स को आगे आप इमोशन में पढ़ेंगे, जेम्स लांजे थ्योरी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन काफी है। विलियम जेम्स के बहुत सारे फॉलोवर रहे, जिसमें से जॉन डीवी भी एक थे, ठीक है। जॉन डीवी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, प्रैग्मेटिज्म विचारधारा से भी जुड़े थे, लर्निंग बाय डूइंग पे काम किया, है ना। तो यहां पर फंक्शनलिज्म किस पर जोर देता है? कार्यों पर, मन के कार्य। अगर मान लीजिए सपोज करें, अब यहां पर इसके कार्य हमें देखने हैं, जैसे मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड, इसकी स्ट्रक्चर को हम समझे और इसके कार्यों को। अब दैनिक जीवन में हमारा मन किस तरह से या हमारी मानसिक क्रियाएं किस तरह से हमारे इन कार्यों को संचालित करती हैं, किस तरह से हमें समायोजित बनाती हैं, इसको समझना यहां पर कौन फंक्शनलिज्म चाहते थे, इस पर जोर देते थे। आगे हमने बात की थी, यहां पर एक स्कूल हमारा और इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस मुख्यतः किस बात पर जोर देता था? ये हमारे मन के जो परत थी उसमें सबसे जो डीप, जो सबसे नीचे वाली स्तर है, यानी इसने क्या किया, अगर मैं साइकोएनालिसिस को थोड़ा सा समझाना चाहूं आपको, एक तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन रहे? सिगमंड फ्रॉइड रहे, और दूसरा इन्होंने यहां पर इंपॉर्टेंट काम किया था टोपोलॉजी ऑफ माइंड, ठीक है। यहां पर इस तरह से टोपोलॉजी ऑफ माइंड इन्होंने दी, और ये मैथमेटिक्स में आप जानते भी होंगे। तो यहां पर इसने सबसे बड़ी परत, मन को परतों में बांट दिया, और इस ऊपरी परत को क्या नाम दिया? चेतन मन, है ना, कॉन्शियस माइंड। और इसके नीचे यहां पर ये आप कह सकते हैं एक सतह है, एक ब्रिज है, एक तरह से ये क्या है? ब्रिज है। तो यहां पर इसको नाम दिया, जो हमारी चेतन के बाद की जो परत थी, अर्ध चेतन या सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। और जो ये सबसे नीचे बड़ी परत हमारी बची, यहां पर ये कॉन्शियस, ये हमारा सबकॉन्शियस, और ये हमारा अनकॉन्शियस। ये जो बड़ी सी परत है ये हमारी क्या है? अनकॉन्शियस। अब हमें ध्यान रखना है, अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, बताएंगे आप? कॉन्शियस माइंड मीन्स आवर इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, यानी जो अभी हाल फिलहाल के हमारे जितने भी अनुभव हैं वो सब किया चेतन मन की देन है, वो चेतन मन द्वारा। अभी आप यहां पर बैठे कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, अभी विचार क्या चल रहे हैं आपके, ये सब क्या है? चेतन मन। लेकिन आप सोचें कि आपके वो विचार जो बहुत समय पहले घटित हुए, आपके वो व्यवहार जो बहुत समय पहले हो चुके हैं, लेकिन अगर आप उनको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई चीज आपने अभी देखो, एक तो अभी हाल फिलहाल के अनुभव, एक आपने 1-2 महीने पहले उन चीजों को किया था। अब मान लो चाहे वो आपने कोई टॉपिक याद किया है या कोई और बात थी, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो उनको रिकॉल किया जा सकता है, वो हमारे किस माइंड में है? सबकॉन्शियस। लेकिन मान लो कोई व्यवहार, कोई चीज, कोई इस तरह की बातें जो आपके साथ पहले हुई है, लेकिन जिसको इन्फर कर या उसको याद कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, रिकॉल कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो वो सब हमारा किस में है? अनकॉन्शियस। अब यदि एग्जाम्पल से यदि हम इसको समझना चाहें, जो हमारे अभी करंट फीलिंग्स हैं, हमारे जो करंट इमोशंस हैं, हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब किस में आएंगे? हमारे, यानी हाल फिलहाल के जो हमारे संवेग, भाव या हमारे अनुभव हैं, वो कॉन्शियस माइंड जो अभी के हैं, वर्तमान के। और जो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारी स्मृति है, वो किसका पार्ट है? हमारे जो हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो हमारी नॉलेज है, वो सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। आप जब पेपर में जाएंगे, टॉपिक तो आज हुआ हमारा, लेकिन इसी टॉपिक के बारे में आप अपने एग्जाम में 1.5, 2, 4 महीने बाद लिख पा रहे हैं, आप इन्फर कर पा रहे हैं, उन सूचनाओं को निकाल पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना, अर्धचेतन। लेकिन यहां पर आप उनको प्राप्त करने में असहज हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हमारे किस में है? अनकॉन्शियस माइंड में। हालांकि जब हम इस थ्योरी को करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से हम समझ भी पाएंगे कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है। लेकिन फिलहाल अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें होती हैं, जरा बताएंगे मुझे? हाँ, लेकिन ऐसे कौन से अनुभव, जैसे एग्जाम्पल से यदि, जैसे यहां पर तो हमने बात कर ली, स्टोर्ड नॉलेज है हमारी, है ना, इंफॉर्मेशन से जो स्टोर्ड है, मेमोरीज है हमारी, लेकिन इसमें हम क्या चीज देखते हैं? हाँ, दमित इच्छाएं, बिल्कुल। तो यहां पर हमारे क्या सभी रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड डिजायर है, और इसके अलावा शेमफुल एक्सपीरियंस है,
शेल्फिश बिहेवियर है, इमोरल थिंग्स है ना, हमारे फियर है। फियर क्या, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे डर हैं जो हमने वहां पर दबा रखे हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है तैयारी करने से पहले उसके मन में भाव तो आ जाता है तेरा पेपर निकलना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो दिल पे पत्थर सा रख के जो है तैयारी में जुट जाता है, यानी उसका एक एक कोने में जो है कहीं ना कहीं वो फियर है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे अनकॉन्शियस फियर हैं जिस पे आगे चल के हम बात करेंगे। खैर, तो यहां पर अनकॉन्शियस माइंड में सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और हमने किसी ना किसी रूप में उनको नीचे धकेल दिया है ताकि वो हमारे इस समाज के समायोजन में बाधा ना बने। अगर मान लीजिए मैं उन व्यवहारों को करता हूं तो समाज से मुझे काफी प्रताड़ित या वहां से काफी जो है मुझे टॉर्चर मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना था हमें। तो इस तरह से इन्होंने जो अपना स्कूल यहां पर दिया वो कौन सा, मनोविश्लेषणवाद है ना, मन का विश्लेषण। तो यहां पर ये वियना से थे, सिगमंड फ्रॉइड कहां से, वियना से। तो मैंने जब यहां पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात की तो ये बेसिक बात की थी मैंने कि यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। फर्स्ट इज वहां पर उनके थॉट्स एक जैसे और दूसरा उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है ना। जैसे मान लीजिए साइकोएनालिसिस में और कुछ व्यक्ति आते हैं जिसमें कार्ल जुंग हो जाएंगे, अल्फ्रेड एडलर है या सुलिवान है या अन्ना फ्रॉइड है, ये लगभग जो है उसी एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के आसपास मिलेंगे। उसी तरह से एक स्कूल हमारा आया गेस्टाल्ट स्कूल है ना। गेस्टाल्ट भी कहां से, जर्मन से था। और गेस्टाल्ट ने किस पर, इसने कहा कि व्यवहार को आप बजाय टुकड़ों के है ना, बजाय उसको पार्ट्स में समझने के एज ए होल समझे आप उसको। और इन्होंने कहा होल इज दी मेजर और मोर देन इट्स पार्ट है ना, यानी जो समग्र है वो उसके टुकड़ों से कहीं ज्यादा है ना। तो ये हम कह सकते हैं, तो होल इज मोर देन इट्स पार्ट, उससे ज्यादा है, समग्र उससे ज्यादा है। अभी आप सोचिए जिस इस हॉल में हम बैठे हैं, यदि इन सभी चीजों को तोड़कर ये मटेरियल अलग से यहां पर बिखरा दे तो वो वैसी अनुभूति नहीं देगा जितना ये मिलने के बाद देता है। हाँ जी, समझे। हाँ क्या, हाँ कोलबर्ग की थ्योरी यहां पर, कोलबर्ग तो वहां पर नहीं, मोरल डेवलपमेंट में कॉलर है ना, कॉलर। चलिए अब ये आपको बताना है कि इन्होंने जैसे कॉलर को कोलबर्ग ऐसे याद कर लिया तो ऐसी क्या खास बात थी साइकोलॉजी में, इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा स्वभावतः हो जाता है हमारे साथ कि उससे मिलता जुलता जो है चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, तो गेस्टाल्ट ने क्या कहा कि यहां पर जो हमारा समग्र है वो उसके टुकड़ों से ज्यादा अहमियत रखता है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, 2+2 कितना होता है, लेकिन इन्होंने कहा 2+2 इज 5, 2+2 कितना, 5। और 5 कैसे, यानी 5 कहने का क्या इनकार था ये भी हम जानेंगे। इसने कहा जो समग्र है उसके टुकड़ों से कहीं ज्यादा है। हाँ जी, समझे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी मान लीजिए सपोज करें आप इतने सुंदर खूबसूरत हैं, अगर मान लो आपके इन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए, आपके 2 कान अलग रख दिए, 2 आंखें अलग रख दी, 2 हाथ अलग रख दिया, और कोई रिश्ते वाला आए और उनको मैं एक एक चीज दिखा दूं कि ये देख लो, हाथ देख लो, पहले एक कान देख लो, इसके ये बाल रखे हैं, ये पैर रखे हैं, ये सारी चीजें, तो वो पसंद करेगा। और एक उनके साथ समग्र में आपको दिखाया जाए है ना, समग्र में जब वो आपको देखता है तो आप काफी आकर्षक लगेंगे। तो हमें ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। गेस्टाल्ट क्या है, होल पर जोर देता है, समग्र पर जोर देता है, होलनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जिसको सबसे अंत में, और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, बिहेवियरिज्म। इसने कहा ये दोनों लगभग जो है आसपास के स्कूल हैं दोनों, गेस्टाल्ट और कौन, बिहेवियरिज्म, लगभग 1912-1913 के आसपास जो है ये जन्मे। तो बिहेवियरिज्म किस पर जोर देता है, व्यवहार पर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। और इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है तो हमें क्या, जैसे मान लीजिए अभी 1-2 दिन पहले मेरे कोई परिचित स्टाफ मेंबर मिले मुझे, मैंने कहा कि आप उदास लग रहे हैं, तो उसने कहा कि आपने ठीक पहचाना। अच्छा, ये भी उनकी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि भारतीय आदमी अक्सर स्वीकार नहीं करता है ना, वो तो मुंह लटका मिलेगा और कहेगा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि हाँ आपने ठीक पहचाना, मैं उदास हूं, या इस तरह से आप बिल्कुल मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहां पर अब मैंने किस बात से ये पता किया, क्या मैं बागेश्वर धाम वाला बाबा हूं, नहीं हूं ना। मैंने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे कि अमूमन जब आदमी उदास होता है तो किस तरह के फेशियल फीचर रखता है ना, किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देता है। तो उन्हीं से हमने ये जांचा कि वहां पर कहीं ना कोई समस्या उसके साथ हुई होगी। समस्या क्या है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अमूमन आदमी इस तरह का जब फेस लेकर आता है तो कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं आप भी कह सकते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, आप बहुत खुश हैं तो कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है आज इतने खुश क्यों हो, है या नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यहां पर इसने किस पर जोर दिया, जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है।
है ना। तो यहां पर मैंने कहा था दो तरह से व्यवहार हमारा, ओवर्ट एंड कोवर्ट। तो ओवर्ट बिहेवियर जो होता है उस पर ज्यादा इसने एम्फेसाइज किया, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करें आज किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी टेस्ट में या क्लास में आप होते हैं, तो यहां पर आपके व्यवहार को नोट किया जाता है, और व्यवहार दिखाई भी दे सकता है, और व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है, व्यवहार को रिपीट भी किया जा सकता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है, व्यवहार को साइकोलॉजी स्वीकार करती है और यह मानती है कि यह सही उसका सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु हो सकती है। अब आप सोचिए कि हम व्यक्तियों के व्यवहारों को देखते हैं और व्यवहार के आधार पर ही हम ये कहते हैं। अभी मान लीजिए सपोज करें आप बिल्कुल बन ठन के जा रहे हैं कहीं, और कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो आप ये तो कहोगे कि नहीं कहीं नहीं, वैसे ही। तो वैसे ही तो आप जो है पिछले एक सप्ताह से तैयार नहीं हुए, कुछ तो खास बात है। भाई मैंने तो इसलिए पूछा कि अब आज आपका व्यवहार वैसा नहीं है। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। हमें इन स्कूल से ये आइडिया लगा कि भाई किस तरह से मनोविज्ञान ने उस समय अपने विषयों को चुना और किस तरह से उसने अंततः व्यवहार को अपना लिया। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब एक एक स्कूल को हम जो है थोड़ा सा समझते जाएंगे। स्ट्रक्चरलिज्म, जिसकी यहां पर कल्पना या मैं कहूं इसको दिया किसने, विलियम वुड ने। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है आपका, है ना, कि भाई जो हमारा संरचनावाद, और बेसिकली ये फोकस किस पे करता था, मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, है ना। तो यहां पर इसने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस किया, और इसी के स्टूडेंट कौन थे, टिचनर। टिचनर कहां से, यूएसए से। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में पूछ लेना आपसे, अगर मान लो साइकोलॉजी में कभी करियर बना रहे, तो आपसे ये पूछे संरचनावाद अमेरिका में किसने फैलाया, अमेरिका में कैसे वो चला, तो वो किसके द्वारा, एडवर्ड टिचनर ये अप्रोच लेकर गए वहां अमेरिका में, और उसने लोगों को इस तरह से बताया। यहां पर ये जो हमारा स्कूल था 1875 से 1930 तक एग्जिस्टेंस में रहा, अस्तित्व में देखने को मिला। और ये भी हमने बात की थी कि बाद का मनोवैज्ञानिक किसी एक विचारधारा से बंधना ही नहीं चाहता था, वो समग्र जो है मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहता था। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, इन्होंने जो मेथड चुने थे वो कौन से थे, इंट्रोस्पेक्शन, यानी यहां पर हम कह सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना ही एग्जामिनेशन। अब इंट्रोस्पेक्शन में बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी। इंट्रोस्पेक्शन होता है एक तरह से आत्म विश्लेषण, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन में यहां पर यदि बात की जाए, क्या क्या यहां पर इसके प्लस पॉइंट थे और क्या इसके नेगेटिव, या मैं कहूं कैसे यहां पर इसको रिजेक्ट किया गया, या कौन सी ऐसी बातें रही जिसने इंट्रोस्पेक्शन को हटा दिया। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन में यहां पर व्यक्ति को अपनी आत्म अनुभूति बतानी थी, है ना, सेल्फ एनालिसिस करना था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना था, अपना ही निरीक्षण। देखो, एक तो आपका निरीक्षण मैं करूं और एक आप ही अपना निरीक्षण करें। अच्छा, ये मेथड क्यों आया कि यहां पर मान लो मैंने ऑब्जर्व कर दिया, दो व्यक्ति जो हैं गले लगे और वो रो रहे हैं। अब रोना तो किसका प्रतीक है, दुख का। अक्सर आदमी कब रोता है भाई, जब कोई बहुत गहरा दुख है या बहुत ज्यादा मान लीजिए उसके साथ समस्या है। जब वहां पर मैंने तो ऑब्जर्व कर लिया कि दो व्यक्ति रो रहे हैं, तो यहां पर जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो किसी ने बताया नहीं वो मेरे मित्र हैं और बहुत दिनों बाद मिले हैं आज, इसलिए रो रहे थे, खुशी के आंसू। अब मेरी व्याख्या तो गलत हो जाती ना। तो यहां पर इंट्रोस्पेक्शन उस व्यक्ति से पूछा जाए। अब मान लो चाय आपने पी है, मैं ऑब्जर्व तो कर लूंगा कैसी लगी होगी आपके फेस से, लेकिन इतना स्टीक नहीं जितना आप बता पाएंगे उसको, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंटर एनालिसिस है। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्वयं के अंदर झांकना। तो इसमें क्या था कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाता था। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी कोई चॉकलेट खिलाऊं या रसगुल्ला, चीनी जो भी है, और ऐसे में मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपको कैसा लगा, तो आप उसका बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं ना। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को चुना, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड काफी कारगर भी था क्योंकि व्यक्ति इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन ये ज्यादा चला नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे। जैसे यहां पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ये थी कि इंट्रोस्पेक्शन जब हम अपना एनालिसिस करके किसी को बताते हैं, तो उस समय हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होते, यानी उसकी व्याख्या करने के लिए जो हमारे पास शब्द है ना वो बड़े सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है हमारे पास, नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज करें आपने चीनी खाई है, अभी हमने बात की थी, चीनी खाई होगी ना आपने बचपन में, और रसगुल्ला और गुलाब जामुन, चॉकलेट खाई है ना। अच्छा, ये सभी कैसी लगती हैं आपको, ये सब मीठी लगती हैं आपको। और क्या अगर मैं आपसे पूछूं सेम मीठी है, सबका टेस्ट एक जैसा है, नहीं है, तो कैसा टेस्ट है चॉकलेट का, बताइए मुझे।
बताइए मुझे कैसा लगता है चॉकलेट का टेस्ट आप? हाँ कैसा, थोड़ा बताइए मैं समझ सकूं ताकि उसको बताइए मुझे। यानी कहने का भाव, आप शब्दों को खोजें एक बार, कैसा लगता है एक्सप्लेनेशन। अच्छा कभी मान लीजिए सिर दर्द हुआ है, कैसा महसूस करते हैं? हाँ हाँ, आप महसूस कैसा करते हैं? भारी सा, जैसे मान लो वेट रख दिया, अगर मैं यहां पर आपके वेट रख दूं हाथ पे तो वैसा ही महसूस होता है? नहीं, तो फिर कैसा होता है, कैसा भारी? सोचें आप, परेशान से होते हैं। जैसे मान लीजिए परेशान तो आदमी जो है, मान लो किसी से चिड़चिड़ा हो जाए, कोई कुछ बोल दे तब भी हो जाता है, तो सेम परेशानी होती है। तो सोचें आप, शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो यहां पर हमें, जैसे आप सोचें इसमें, आपने देखिए सुई जब आपको चुभती है तो क्या होता है, पेन होता है ना। जब आपका रिजल्ट खराब आए तब क्या होता है, तब भी दर्द होता है। सुई चुभती है तब भी दर्द होता है। दोनों का सेम दर्द है? दोनों का कैसा दर्द है? थप्पड़ लगता है तब भी क्या होता है, दर्द होता है ना। कोई भारी वस्तु गिर जाए तब भी दर्द होता है। तो कैसा दर्द है ये, डिफरेंस क्या है इनमें? थप्पड़ नहीं, एक्सप्लेन करें ना, वो दर्द कैसा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है कि इसकी सही व्याख्या कैसे करें। यानी जो हम, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस चीज को शब्दों में ढाला जाए ना, उसमें से भाव समाप्त हो जाता है। जब आप किसी चीज को शब्दों में लिखने बैठते हैं तो भाव तो उसके अंदर से गायब है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, हमारे पास पूरे वर्ड्स नहीं थे। और ये छोटे बच्चों पर तो कारगर होता ही नहीं था। छोटे बच्चों की वोकैब तो बहुत कम होती है ना। छोटे बच्चों की वोकैब तो बहुत कम है ना, तो बता पाना उनके लिए मुश्किल है। जैसे मान लीजिए अभी चोट लग जाए किसी व्यक्ति को तब भी दर्द होता है, सुई लगती है तब भी दर्द, तो दोनों का सेम नहीं है, फिर भी बताना हमारे लिए मुश्किल है। हम तो ये बोल देते हैं दर्द है। इसलिए डॉक्टर जब आपके पास आता है ना, तो वो दो चीजें करता है। एक तो वो खुद से ऑब्जर्वेशन करता है आपका, या मशीनों द्वारा या खुद से, और साथ साथ में आपसे भी पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है या नहीं। तो यहां पर आपका क्या, बाहरी ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है और आपसे आपका इंट्रोस्पेक्शन भी करवाया जा रहा है। हाँ जी, समझे। एक तो छोटे बच्चों पर कारगर नहीं, दूसरा शब्द नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों रिजेक्ट हुआ कि मान लो एक समय पर व्यक्ति को दो काम करने पड़ते हैं। दो काम कैसे, उसको बतलाना भी है कैसा अनुभव कर रहा है, और उस चीज को महसूस भी करना है। जब उसको महसूस करता है, फील करता है, तो बतलाना भूल जाता है, और जब बताता है तो उस चीज से ध्यान हट जाता है या नहीं। आप मेरे से बात करते करते चाय पी लें, आपको पता ही नहीं चलेगा चाय बनी कैसी थी, समझे। इसलिए डॉक्टर जब बच्चे को इंजेक्शन देता है तो बातों में उलझा लेता है उसको। क्यों उलझा लेता है? क्योंकि सारा ध्यान उसकी ज्ञानेंद्रिया, उसके सेंस ऑर्गन तो उस तरफ है सारे, और वो इजीली अपना काम कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे आपको चोट लगी है, अब चोट लगने के बाद मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जब आप मुझे बताने बैठते हैं कि ऐसा महसूस कर रहा हूं, तो आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं, और जब उसकी तरफ ध्यान चला जाता है तो मुझे एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे आप। तो यहां पर एक व्यक्ति को दोहरे कार्य करने पड़ रहे थे। फिर यहां पर ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों पर कारगर नहीं था हमारा, है ना। बड़े बूढ़े जो हैं वो ज्यादा इसमें, और यानी बहुत सारी बातों को शामिल कर लेते हैं ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, वो एक्स्ट्रा चीजों को इसमें शामिल करते थे तो उन पर भी लागू नहीं हो सकता। किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति के पास बैठे ना, उनसे छोटी सी बात पूछेंगे। मान लो आपको अपने घर से 20 कदम दूरी का रास्ता पूछना है, तो वाया दिल्ली आएंगे, यानी बहुत लंबा चौड़ा कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें बहुत सारी और चीजों को मिक्सअप कर देते थे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है इसमें जी। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारा चेतन मन पर ही इन्होंने काम किया, लेकिन उसके किस पे, स्ट्रक्चर पे। और फंक्शनलिज्म किस पे करेंगे, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। और यहां पर ये स्कूल कहां, जर्मन और यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये विलियम वुंट है, यानी विलियम वुंट। यहां पर इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि पहला इन्होंने स्कूल खोला, और या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान तो अलग किया कि इससे फिलॉसफी से पहली लेबोरेटरी। तो यहां पर हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश फर्स्ट लेबोरेटरी इन 1879। और इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे प्राचीनतम विधि है, लेकिन इसके बाद के जो मेथड आए वो काफी कारगर रहे। शुरुआत में कोई मेथड था नहीं हमारे पास। शुरुआत में हमारे पास
किसी व्यक्ति को समझने का इतना साइंटिफिक मेथड ही नहीं था, तो उसी से पूछा जाता था कि आप बताइए आप कैसा महसूस करते हैं, और उसी की व्याख्या की जाती थी। लेकिन बाद में जब व्यवहारवाद या इस तरह की चीजें आई, तब हमने उसके बारे में जानना शुरू किया। आगे हम बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि यही से मनोविज्ञान में प्रयोग होने शुरू हुए थे। हाँ जी, कोई डाउट? चलिए, इसकी किसकी? अंतर्निरीक्षण, हाँ, आत्म निरीक्षण आप कह सकते हैं, अंतर्निरीक्षण या आत्म निरीक्षण विधि। हाँ, विलियम वुंट, ये प्राचीनतम विधि, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण विधि, ठीक है, स्वयं का विश्लेषण करना था। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। आपने प्रकार्यवाद के बारे में भी सुना होगा। तो प्रकार्यवाद की जो स्थापना थी वो किसने की थी? विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इनके एक भाई पोएट भी थे, हेनरी जेम्स, या इस तरह से आपने पढ़ा हो। तो यहां पर ये संपन्न परिवार से थे। लेबोरेटरी का प्रयास भी मैंने बताया इन्होंने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया इनका। इनके जो और फॉलोवर रहे इसमें स्टैनले हॉल, जिनको यहां पर फादर ऑफ एडोलसेंस माना जाता है, किशोर अवस्था के पिता। और ये भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है, फादर ऑफ एडोलसेंस कौन है? तो स्टैनले हॉल कहां से? अमेरिका से ही है। उन्होंने किशोर अवस्था पे सबसे ज्यादा और सबसे लंबा अध्ययन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति जॉन डेवी। तो ये सब जो है हम कह सकते हैं कि इसी स्कूल, इसी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हैं। और तो और यहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी अभी आपको देखने को मिलेंगे जो पहले किस में थे? फंक्शनलिज्म में ही थे, और बाद में किस में गए? व्यवहारवाद में। अब आप सोचें, थॉर्नडाइक, इनसे तो श्रेष्ठ व्यक्ति पहले के व्यक्ति हैं थॉर्नडाइक। आपका जो व्यवहारवाद आया वो तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले थॉर्नडाइक अपनी पीएचडी कर चुके हैं एनिमल इंटेलिजेंस पे। तो उस समय तक खाली थोड़ी बैठेंगे कि व्यवहारवाद जन्म लेगा फिर मैं उसमें जाऊंगा अपना काम करूंगा। अरे तब तक वो फंक्शनलिज्म से जुड़े व्यक्ति, लेकिन बाद में शिफ्ट हुए किसमें? बिहेवियरिज्म को उसने ठीक माना, उसके विचारधारा को स्वीकार किया उसने। और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वही ये काम कर पाता है। इनमें से मैं थॉर्नडाइक एक ऐसे व्यक्ति रहे जब उन्होंने कहा कि अभ्यास से सब कुछ होता है, लेकिन बाद की जो विचारधाराएं आई जिसमें गेस्टाल्ट भी थे, जिसने कहा कि नहीं, प्राणी अभ्यास से नहीं सूझ द्वारा सीखता है। और उसने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है आपकी। उसने कहा आई वॉज रॉन्ग। अब कौन कह सकता है कि मैं गलत था? लेकिन उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग ट्रायल एंड एरर इतने ज्यादा नहीं उससे सीखता, जबकि एनिमल जो है ट्रायल एंड एरर से ज्यादा सीखते हैं। तो ये भी हम बात करेंगे इस पे। तो फंक्शनलिज्म ये व्यक्ति लेकर आए, जिसमें से मुख्य व्यक्ति कौन है? विलियम जेम्स है। और ये स्कूल भी हमारा 1890 से 1930 चला। हालांकि विलियम जेम्स को ज्यादा बड़ा क्रेडिट तो नहीं मिला, लेकिन 2 क्रेडिट इनके खाते में है। वो कौन से? एक तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, यदि आपसे पूछते हैं अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता, तो विलियम जेम्स है। दूसरा, फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी रोट बाय विलियम जेम्स, और बुक का नाम क्या था? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक थी उसमें वर्तमान जितने विषय आज लगभग हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, लगभग उतने विषय वो शामिल करती थी। इसके बाद हम बात करें इन्होंने भी यहां पर किन विधियों को चुना? इंट्रोस्पेक्शन, प्लस इसके साथ साथ और कौन कौन से हमारे कंपैरेटिव मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, तो ये सारे इनकी विधियां थी। इस पर आगे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा यहां पर इन्होंने कॉन्शियस की किस चीज पर? स्ट्रक्चर की बजाय फंक्शन पर जोर दिया, उसके कार्यों पर जोर दिया। और ये स्कूल हमारा कहां पर फला फूला? यूएसए में। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अब इसके बाद हम यहां पर बात करें कि विलियम जेम्स, यहां पर विलियम जेम्स उस समय प्रोफेसर कहां पर थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है, बड़ा नाम है। और यहां पर इन्हीं के विलियम जेम्स के सुपरविजन में यहां पर 2 व्यक्ति और जुड़े, जिनका नाम था जॉन डेवी, जो उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, ये भी अमेरिका में है। और जीएस हॉल थे, जो लेटर फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं, यानी बाद में इसने प्रकार्यवाद को स्वीकार किया। दोनों किस विचारधारा से प्रभावित हैं? विलियम जेम्स की। और अब इनकी विचारधारा से और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनमें जेम्स एंजल है, और यहां पर वाटसन भी कुछ समय तक प्रभाव में रहे, लेकिन वाटसन ने बाद में क्या किया? सेपरेट हो गए। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं ना फील्ड साइकोलॉजी या इस तरह की अनेक विचारधाराएं, ये गेस्टाल्ट से निकली है फील्ड साइकोलॉजी आपकी। और दूसरी तरफ हम बात करें यहां पर पीएचडी डन अंडर दी सुपरविजन ऑफ वुंट। यहां पर वुंट के अंडर में ये पीएचडी करके आई व्यक्ति, लेकिन यहां पर बट फॉलोज फंक्शनलिज्म। स्वीकार किसको किया? प्रकार्यवाद को। तो उस समय तो गिने चुने मनोवैज्ञानिक होते थे, बहुत गिने चुने से, और आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भी समय रहा होगा जब इन्होंने इकट्ठे बैठ के चाय पी होगी, है या नहीं?
और कहा होगा भाई तेरे स्कूल में क्या कुछ चल रहा है, मेरे स्कूल में तो ऐसे चल रहा है। फ्राइड साहब आज कह रहे थे ड्रीम एनालिसिस बढ़िया होता है, वो कह रहा नहीं ऑब्जर्वेशन ठीक होता है, कोई कुछ कह रहा है। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि इनके आपस में जुड़ाव, इस जुड़ाव को आप समझेंगे ना, मनोविज्ञान बड़ा सरल है। ठीक है, आप सोचिए अब्राहम मैस्लो कितने बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, मानववाद जो है शुरुआत की। और जो अब्राहम मैस्लो थे वो कभी असिस्टेंट होते थे किसके, थोरनडाइक के। थोरनडाइक के असिस्टेंट थे, वहां पर काम किया, सीखा उनसे, पढ़े लिखे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए यहां पर पीएचडी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ विलियम माउंट बट फॉलोज फंक्शनलिज्म। क्यों इस समय यहां पर जेम्स मैकन केटल थे, ये भी लेटर फंक्शनलिस्ट हैं जैसे जेएस हॉल है। और इन्हीं के सुपरविजन में कौन व्यक्ति यहां पर काम कर रहे हैं, आरएस वुडवर्थ और ईएल थोरनडाइक। हाँ जी समझे। अब यहां पर ये जो रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ है, रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ, ये वुडवर्थ ही थे जो एसओआर अप्रोच लेकर आए आपकी, है ना। दो अप्रोच चलती है आपकी, एक एसआर अप्रोच चलती है, आरएस अप्रोच भी चलती है, और एक एसओआर यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पांस। तो आपने एसओआर के बारे में सुना होगा। तो एसओआर जो अप्रोच थी आपकी, वो दरअसल यहां पर हम कह सकते हैं कि यहीं से जन्मी आपकी, है ना। वुडवर्थ उसके लिए जाने जाते हैं। वुडवर्थ की डेफिनेशन भी आपने देखी, ये भी महान व्यक्ति। अच्छा, रॉबर्ट वुडवर्थ ने उस समय अपनी एक बुक लिखी। कौन सी बुक थी, टाइटल था एजुकेशन साइकोलॉजी। और उस बुक में लिखा था उसने, जोहान हर्बर्ट कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी अगर मैं कहूं शिक्षा मनोविज्ञान के पिता, तो वो जोहान हर्बर्ट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, जोहान हर्बर्ट। लेकिन यहां पर डाउट ये हो जाता है जी, थॉर्नडाइक को मानते हैं, अरे उसका तो साथी था वो, अगर होता तो वही लिख देता। लेकिन यहां पर फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी अगर मैं बात करूं मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो यहां पर कौन माने जाते हैं, वो थॉर्नडाइक माने जाते हैं, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता। लेकिन यदि मैं प्राचीन या शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो जोहान हर्बर्ट माने जाते हैं। और ये बात किसने, आरएस वुडवर्थ ने अपनी बुक एजुकेशन साइकोलॉजी में मेंशन की। हाँ जी, इनका रिलेशन समझ आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इस तरह से हमारा चला था। अब बात करते हैं यहां पर हम सिगमंड फ्रॉइड साहब की, है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड यहां पर अपना स्कूल लेकर आए, उसको हम किस नाम से जानते हैं, साइकोएनालिटिक स्कूल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, साइकोएनालिटिक स्कूल की। अब साइकोएनालिटिक स्कूल में क्या होने वाला है, देखिए यहां पर ये है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड और यहां पर दूसरे व्यक्ति कौन, कार्ल जंग, और ये कौन, अल्फ्रेड एडलर। अच्छा, यहां पर यदि सिगमंड फ्रॉइड की बात करें ना, तो यहां पर सिगमंड फ्रॉइड धर्म के थोड़ा सा विरोध में थे। कार्ल मार्क्स ने तो कहा ही कि अफीम है, इसने भी कहा कि रिलीजन इज लाइक इल्यूजन, यानी इल्यूजन भ्रम की तरह है। अब आप सोचिए कि आपको कब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, देवताओं की कब आवश्यकता पड़ती है। और इसने तो यह भी माना जो आदमी धर्म में ज्यादा विश्वास रखता है ना, वो मेंटली फिट नहीं है। अगर मान लो इनकी बात हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर भी लें, किनकी, सिगमंड फ्रॉइड की, तो आधा भारत क्या, आधे से ज्यादा क्या है, मेंटली अनफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हीं के विरोध में एक व्यक्ति खड़े, और इसीलिए इनका सेपरेशन भी हुआ, कार्ल जंग। कार्ल जंग ने यहां पर इसको धर्म को स्वीकार किया, और उसने कहा कि बड़े से बड़ा रोग भी जो है वो इस द्वारा ठीक हो सकता है। इसलिए यहां पर यह माना जाता है कि जो हमारे सन्यासी, जो साधु होते हैं ना, वो सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज में होते हैं, और वहां पर कई बार वो हीलिंग भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जाए और झाड़ा लगवाना आज ही शुरू कर दे, वो अलग स्टेटमेंट थी उनकी, है ना, उसकी व्याख्या अलग ढंग से करेंगे। लेकिन यहां पर सिगमंड फ्रॉइड में और कार्ल जंग में जो है थोड़ा सा अनबन रहती थी। हालांकि दोनों यदि बात की जाए ना, एक तरह से स्टूडेंट फॉलोवर ही थे। कार्ल जंग प्रभावित जरूर थे, किससे, सिगमंड फ्रॉइड से। फ्रॉइड से ये भी प्रभावित व्यक्ति थे, और अल्फ्रेड एडलर भी प्रभावित व्यक्ति थे। हाँ, लेकिन बाद में क्या है, विचारधारा इनकी बदली। और कार्ल जंग तो इतने ज्यादा फेमस हुए बाद में कि वहां पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी में नई नई चीजें दी, जिससे आदमी जो है आज तक यूज भी करता है और फॉलो भी करता है। यहां पर आपने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारा काम किसका है, कार्ल जंग का है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां पर अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, सिगमंड फ्रॉइड, ये सब किससे, साइकोएनालिटिक स्कूल से हैं। और यहां पर ये जो हमारा स्कूल था लगभग 1900 में स्टार्ट हुआ और आज तक। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है क्या, अगर मैं कार्ल जंग में और सिगमंड फ्रॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस करूं, तो यहां पर जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, वो सिर्फ
मेडिकल साइंस तक ही अपने आप को सीमित कर देते हैं, यानी इनकी जो थ्योरीज थेरेपी वगैरह है वो मेडिकल साइंस तक चलती हैं। लेकिन यहां पर कार्ल जंग जो है इसका क्षेत्र, इसका एरिया जो है काफी वाइड है, ये हर जगह जो है देखने को मिल सकता है, यानी इसने काफी अपने क्षेत्र को फैलाया। जबकि सिर्फ यहां पर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो किस में यूज होती है, मेडिकल साइंस में। जैसे कार्ल जंग की तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे वहां भी देखने को मिल सकती है, और कहीं जाएंगे स्कूल में और कहीं उस तरह से भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सिगमंड फ्रॉइड का जो काम है ना, उससे तो इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल वगैरह में ही काम हो सकता है। ठीक है, आगे ये स्कूल हमारा कहां पर, वियना, जैसे मैंने बताया वहीं से जन्मा है। और यहां पर ये क्या करते थे, केस स्टडी, यानी यहां पर क्लिनिकल केस स्टडीज और ड्रीम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर ये किस पर जोर देते थे। एक तो केस, यानी केस हिस्ट्री क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का गहनता से अध्ययन करना, गहन अध्ययन, और ये रूट्स में जाना हमारे लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम किसी चीज की रूट्स में नहीं जाते तो हमारे लिए क्या रहती है, समस्याएं रहती है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं कि यहां पर सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ी आप मान सकते हैं, या इसके अलावा एक और स्टोरी मैं आपको बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक महिला, उसने अपना आंगन में एक बड़ा अच्छा सुंदर सा बगीचा बना रखा, बहुत अच्छा था, मान लीजिए घर के बाहर आप कह सकते हैं बड़ा अच्छा बगीचा लगा रखा। और डेली जो है वहां पर वो उसकी मान लीजिए गुड़ाई करती, नुलाई करती, या जो भी है पानी वानी देती, सब कुछ। तो काफी अच्छे अच्छे पौधे और काफी अच्छे फूल वहां पर थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा उसका छोटा सा बच्चा भी था, तो एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ी तो उसको बड़ी चिंता थी, क्योंकि माँ बेटा ही रहते थे, और उसको इस बात की चिंता थी कि कहीं मेरा बगीचा ना सूख जाए। अब वो बिस्तर से उठने में इतनी ज्यादा सक्षम थी नहीं कि वो डेली देख सके, उसके वहां पर रखवाली कर सके। तो उसने अपने बच्चे को ये जिम्मेदारी दे दी कि देखो बेटा, मैं तो इतनी सक्षम नहीं हूं, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, तुम ऐसा करना, उस बगीचे का ध्यान रखना। तो उसने कहा कि आप घबराए नहीं, मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा उसकी। अब आजकल तो कौन मानता है, लेकिन वो बच्चा उस समय आदर्शवादी रहा होगा। अब वो महिला को ठीक होने में काफी समय लगा, तो महिला को ठीक होने में काफी समय लगा, लेकिन जब वो ठीक होकर बाहर आई तो उसने देखा सारा बगीचा सूखा हुआ, और उसको बड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत से मैंने बगीचा बनाया, पेड़ पौधे लगाए, इतने दिन पानी दिए, सेवा की जो भी। उसने अपने बच्चे को बुलाया और बड़ा डांटा फटकार कि तुमने ये क्या कर दिया, सारा बगीचा सूखा दिया। अब बच्चे को जब उसने डांटा तो बच्चा रो पड़ा, तो वो रोया, तो और रोते रोते बच्चा कह रहा है कि मैंने तो इनकी बड़ी सेवा की, मैं डेली जो है डेली इस बगीचे में पूरा दिन भी काम करता था, लेकिन ये कैसे सूख गए मुझे भी नहीं पता। तो उसकी मम्मी थोड़ी भावुक हुई, तो उसने पूछा तुम कैसे करते थे। उसने कहा कि मैं डेली आता, एक एक पत्ते, तो जो पत्ती होती ना, एक एक पत्ती को धोता था, मैं साफ करता था। उसकी मम्मी जो है उसकी मासूमियत पे बड़ी हंसी, और उसने कहा कि अच्छा होता बेटा आप इनकी जड़ों में पानी डाल। तो कहने का अर्थ यहां पर क्या है मेरा, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और आप ऊपर से लेप कर रहे हैं, तो फ्रॉइड साहब ये मानते हैं, फ्रॉइड ये मानता है कि उसका इलाज नहीं होगा जब तक कि गहनता से उसकी रूट्स में जाकर आप वहां पर उसको ठीक ना कर लें। हाँ जी, समझे। मान लीजिए सपोज करें आज आप तनाव में हैं, और मैं कहूं कि नहीं ये तो छोटी सी बात है, दूर हो जाएगी, नहीं, मुझे आपका गहनता से एनालिसिस करना चाहिए। बात आज की नहीं है, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है वो हो सकती है। हाँ जी, समझे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक कई बार है ना जीवन में कुछ साइकोलॉजिकल एरर होते हैं। एक छोटी सी घटना जो सिगमंड फ्रॉइड को देखने को मिली, एक बच्चा जो लगातार जो है किसी एक खास शब्द पे आने के बाद गलतियां कर देता था, खास शब्द पे, यानी मान लो वो पढ़ता या और कुछ करता है, जो भी लिखता, तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड आता ना वहां पर मिस्टेक कर देता। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जब गहनता से एनालिसिस किया तो पाया कि उसी शब्द के लिए बचपन में जो है उसको डांटा फटकारा गया है, उसको सुनाया गया है, पीटा गया है। इसलिए वहां पर जब भी उस वर्ड की तरफ वो आता है ना तो कांप जाता है सारा अंदर से, और वो एरर हो जाते हैं उससे, वो एरर हो जाते हैं पर्टिकुलर उससे। और ये है हमारे अनकॉन्शियस फियर। इसी के बारे में फ्रॉइड साहब बात करना चाहते हैं, और जब तक उनको रिमूव नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। ड्रीम एनालिसिस,
ड्रीम एनालिसिस, यानी ड्रीम इज नथिंग बट रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। अगर किसी व्यक्ति के अचेतन मन को जानना है तो उसके सपनों की व्याख्या करें। हमारे यहां तो सपनों की व्याख्या अलग ढंग से की जाती है, लेकिन वहां पर अलग ढंग से सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और उसमें बताया कि किस तरह से सपनों की व्याख्या करें। ये दो मेथड थे, स्टेट में भी ये पूछा गया, अनेक आपके DSSBI इस तरह से पूछे जाते हैं। मेथड है ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न का विश्लेषण। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि ड्रीम एनालिसिस होता कैसे है। अच्छा, कुछ खास खास सिंबल इसमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को ड्रीम आता है तो उसमें कौन सी चीज दिखाई देती है। करीबन मैं आपके 10 से 15 दिन इसमें ड्रीम्स को नोट करूं, उसमें देखूं कॉमन क्या है, फिर उस संस्कृति में, उस समाज में उसका क्या अर्थ लिया जाता है, तब जाकर जो है सपनों की व्याख्या हो पाती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, उल्टा है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मान लो आपको कोई जहाज वगैरह दिख जाता है तो आपके पंडित पुरोहित बोल देते हैं कि कोई यात्रा का योग लिखा है। ऐसा नहीं होता है, सपनों की व्याख्या ऐसे नहीं होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। हाँ, इसमें मैं मानता हूं कल्चरल डिफरेंस होते हैं, सोसाइटल डिफरेंसेस इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें अनकॉन्शियस माइंड, यानी अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। हमारा जो आज व्यवहार है ना, उस सब का निर्धारक कौन है? हमारा अचेतन मन है। हम ऐसा, आपने देखा है कि आप बिना बात आज मुंह लटकाए बैठे हैं, आपसे जब पूछा जाता है कि किसी ने कुछ कहा आपको कि नहीं, कोई आपका व्यापार में नुकसान नहीं, कोई रिजल्ट आया है नहीं, क्या बात है, कुछ नहीं, फिर मुंह क्यों लटका है? वैसे ही। तो ये है क्या? अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन। ये है अचानक से। कभी कभी आपने देखा कि अचानक से आप बड़े खुश हैं, आज आपसे पूछते हैं खुशी का कारण, पता नहीं मुझे, वो भी अनकॉन्शियस। तो हमारे जितने भी व्यवहार हैं वो हमारे अचेतन से निर्धारित होते हैं, ऐसा इसने कहा है। हाँ जी। तो केस स्टडी क्या होती है? इंटेंसिव स्टडी, यानी डीप स्टडी ऑफ ए पर्सन और सिचुएशन टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, देखिए सिगमंड फ्रॉइड जो है बड़ी अच्छी, एक बार वो पार्क में घूमने गए अपनी वाइफ के साथ। कौन? फ्रॉइड साहब। फ्रॉइड साहब अपनी वाइफ के साथ गए हैं पार्क में घूमने। अब पार्क में देखिए वो भी सामान्य आदमी था, काम से फ्री होके जा सकता है ना, और उसके साथ उसका बच्चा भी था। तो बच्चा भी था, तो पार्क में घूम फिर के जो है वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा उनके साथ नहीं है। अब बच्चा साथ नहीं, पत्नी का ध्यान गया या फ्रॉइड का, तो उन्होंने पूछा बच्चा, तो उसने कहा कि बच्चा तो नहीं है, और हम बातों में भूल गए कि बच्चा कहाँ है। तो ऐसे में फ्रॉइड ने उनसे पूछा कि तुमने कहीं उसको जाने से मना तो नहीं किया था? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उसको ये बोला था कि बेटा यहीं खेल लेना, फुवारे के पास मत जाना। तो उसने, फ्रॉइड साहब ने कहा कि चलो एक बार फुवारे पे देख लेते हैं, जो फाउंटेन लगा था उस पे जाके देखा उन्होंने, तो बच्चा पैर लटकाए बैठा वहां। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये फुवारे पे मिलेगा? तो उसने कहा कि 100 में से 99% चांसेस थे कि ये यही मिलता, क्योंकि बच्चे को पार्क में फुवारा लगा है पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने बोला सारी इसकी इंद्रियां वहीं पर दौड़ गई, यानी वहीं पर केंद्रित हो गया। इसलिए आपने देखा होगा जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उस व्यवहार को व्यक्ति यानी पता भी नहीं है या नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज ज्यादा आकर्षित कर देती है हमें। चलिए, तो ये था हमारा फ्रॉइड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आए हैं, एक बार इनको सोल्व कर लें फिर क्लास ऑफ करते हैं। एक, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? स्किनर, अल्पोर्ट, सिगमंड फ्रॉइड और वाटसन। तो क्या आंसर बनेगा? हाँ जी, राइट, ठीक है। इसके अलावा आगे हम इसमें गेस्टाल्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद बिहेवियरिज्म, और यहां से कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको बता दूं। ये है गेस्टाल्ट, जैसे यहां पर आपने देखा, ये इसलिए मैंने कहा था 2 + 2 = 5। और क्यों कहा था मैंने कि यहां पर एक पार्ट ये है, एक ये और ये मिलकर ऐसी अनुभूति नहीं दे रहे जैसे ये अकेला दे रहा। हाँ जी, समझे? यानी यहां पर होल इज मोर देन इट्स पार्ट, जो समग्र है वो इसके टुकड़ों से कहीं ज्यादा है। ओके, थैंक यू।